जादुई आलू। आलोक सुबह से खेत की जुताई का काम कर रहा था और उसे काम करते करते शाम हो गई थी। आलोक भाई, शाम हो गई है, घर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ भाई, बस चलता हूँ। आलोक भी काम बंद करता है और घर के लिए निकल पड़ता है। आलोक एक किसान है और उसकी गांव में ही कुछ जमीन है जिसमें वो आलू की फसल बोने की तैयारी कर रहा था। आलोक के घर में उसकी पत्नी और उसकी 15 साल की बेटी राधा रहती है। आलोक जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है और रास्ते में आते समय दुकान से कुछ साग सब्जी ले लेता है। आ गए पिताजी आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सब्जी बनाने के लिए क्या लाए हो आप? ये लो बेटा, कुछ साग सब्जी लेकर आया हूँ, इसे बना लो। राधा अपने पिता के हाथ से सब्जी का थैला लेती है। अरे वाह पिताजी, इसमें तो आलू बैंगन है। चलो चलो, मैं जल्दी से बना देती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। राधा चूल्हे पर आलू बैंगन की सब्जी बनाने लगती है। इधर सुमित्रा की तबीयत भी कुछ दिनों से खराब चल रही थी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब कुछ ठीक हूँ, समय से दवाइयाँ तो ले ही रही हूँ जी। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमित्रा की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। सुमित्रा, आज मुझे जल्दी खेत में जाना है, जल्दी से खाना बांध दो। सुमित्रा आलोक के लिए खाना बांध कर देती है। आलोक ने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आलू के बीज बोए थे, जिसमें राधा और सुमित्रा भी आलोक की मदद करती हैं। बस अब ये आलू की फसल इस बार अच्छी निकल जाए तो राधा की शादी मैं बड़े धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, पहले अच्छा सा लड़का तो देख लो जी। उसके बाद तीनों अपने घर चले जाते हैं। आलू बोए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होती है और बहुत तेज तूफान आ जाता है। अरे ये क्या, अभी तो आलू बोए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, खेत में आलू उगे नहीं। ऐसे में बारिश से तो सब बर्बाद ना हो जाए। आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। तेज बारिश लगातार होती है और खेतों में पानी भर जाता है। इधर आलोक छाता लेकर अपने खेतों को देखने चला जाता है। लगातार तेज बारिश होने की वजह से गांव में लगा बांध टूट जाता है और वहां बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। इधर आलोक भी पानी में बह जाता है। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। इस दुर्घटना के बाद आलोक का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। इधर सुमित्रा अपनी बेटी के साथ एकदम अकेली पड़ गई थी। वो दोनों हर जगह आलोक को ढूंढती हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चलता। कुछ दिनों बाद उनके ऊपर भुखमरी छा जाती है। माँ, ना तो हमारा घर बचा है और ना ही पिताजी का कोई अता पता है। न जाने वो कहाँ गए होंगे। बेटा, मेरा मन कह रहा है वो जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। तू चिंता मत कर, वो जल्द ही आ जाएंगे। उस बाढ़ से उनका घर बुरी तरह से तहस नहस हो गया था। इसलिए अब माँ बेटी मिलकर लकड़ी और घास से अपने लिए घर बनाती हैं और वहां रहने लगती हैं। एक दिन राधा और सुमित्रा अपने खेत में जाती हैं जहां उन्होंने आलू बोए थे। अगर उस दिन ये आलू की फसल देखने वो यहाँ नहीं आए होते तो आज तेरे पापा हमारे साथ होते। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। माँ, देखो ना, खेत में एक आलू का पौधा उगा है। सुमित्रा उस पौधे को उखाड़ती है तो उसके नीचे बहुत सारे आलू लगे हुए थे। आलू तो बहुत अच्छे हुए हैं। सुमित्रा कुछ आलू अपने घर ले जाती है और उन आलूओं को उबालने के लिए रखती है। आलू उबलते हुए बहुत देर हो गई थी। राधा जैसे ही बर्तन के ढक्कन को उठाती है तो वो हैरान हो जाती है। आलू सोने की तरह चमक रहे थे। माँ, माँ, जल्दी इधर आओ।
अरे क्या हुआ? माँ, ये आलू कैसे हैं? देखो ना, देखो ये कैसे चमक रहे हैं। सुमित्रा बर्तन को चूल्हे से उठाती है और देखती है कि वो चमकने वाले आलू सोने के थे। अरे, ये कैसे हो गया? खेत से तो हम आलू लेकर आए थे, ये सोने के कैसे हो गए? माँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई आलू है। अगली सुबह, बेटा तो घर पर ध्यान रखना, मैं आलू शहर में बड़े सुनार के पास बेच कर आती हूँ। सुमित्रा उसमें से एक सोने का आलू बेच कर आती है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। सुमित्रा पैसे लेकर अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में एक गांव पड़ता था। वहां एक बूढ़ी औरत कुछ सब्जी लेकर आ रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल वाला आदमी उस बूढ़ी अम्मा को टक्कर मार देता है और उसकी सब्जियां जमीन पर गिर जाती है। सुमित्रा उस बूढ़ी अम्मा को देखती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो ना? उस बूढ़ी औरत के पैर पर चोट आ गई थी। आह, 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 मेरा पैर, मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अम्मा, आपका घर कहाँ है? अगर आप बोलो तो मैं आपको वहां छोड़ देती हूँ। अरे, मेरा घर यहीं पास में है बेटी, भगवान तेरा भला करे। सुमित्रा उस बूढ़ी औरत को लेकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उसके बेटे को देखती है। वो और कोई नहीं बल्कि आलोक था। अपनी आंखों के सामने अपने बीमार पति को देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप यहाँ हैं और इस हालत में? हमने आपको कितना याद किया, आपको पता भी है? अरे, तुम इन्हें जानती हो क्या? अम्मा जी, ये मेरे पति हैं। उस दिन गांव में बाढ़ आ गई थी और ये जाने कहाँ चले गए थे। सब लोग कहते थे कि ये अब नहीं बचे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन जरूर लौट आएंगे। आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। सुमित्रा अपने पति और उस बूढ़ी अम्मा को लेकर गांव वालों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसके पति का इलाज होता है और बूढ़ी अम्मा अपने पैर का इलाज करवाती है। कुछ ही समय में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। बूढ़ी अम्मा बताती है कि बाढ़ में बहकर आलोक दूसरे गांव पहुंच गया था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तब से वो उसी के साथ रह रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से वो उसका इलाज नहीं करवा पाई, लेकिन आज भगवान ने सब ठीक कर दिया। सुमित्रा अपने पति और बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले जाती है। राधा अपने पिता को देखती है तो खुशी से उनके गले लग जाती है। उसके बाद सुमित्रा उन जादुई आलू के बारे में अपने पति को बताती है और उन्हें वो आलू दिखाती है। ये तो सच में सोने के आलू हैं, लेकिन ये जादुई सोने के आलू हमारे खेत में कैसे? बेटा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनकी माया कोई नहीं जान सकता। अब आलोक कुछ सोने के आलू शहर में बेच आता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में सब लोगों की मदद करने लगता है और गांव में जमीन लेकर आलू की फसल करने लगता है। उन जादुई आलू की वजह से आलोक और उसके परिवार की खुशियां फिर से लौट आई थी। गोपाल लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेत में रोशन पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर आराम से लेटा हुआ था। गोपाल को लगातार काम करता देख रोशन उससे कहता है,
अरे गोपाल, कितना काम करेगा भाई। अरे कब से लगा हुआ है। आजा आजा, इधर थोड़ी देर आराम कर ले। आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया। इस बार बस अच्छी सी फसल हो जाए। सुमन की शादी की तारीख निकाल दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता है ना भैया, शादी में कितने पैसे लगते हैं। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा। रामपुर में रहने वाला गोपाल बहुत ही मेहनती और दयालु किसान था, जिसकी 2 बेटियां थी, जो अब शादी के लायक हो गई थी। भगवान की कृपा से उसकी बड़ी बेटी सुमन का रिश्ता तय हो गया था और कुछ ही महीनों बाद शादी थी। इसलिए गोपाल अपने खेतों में खूब मेहनत कर रहा था, ताकि शादी के लिए किसी तरह की कोई कमी न रहे। दूसरी तरफ रोशन का खेत भी गोपाल के बगल में ही था। रोशन बहुत कामचोर और आलसी और बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी। गोपाल ने आधे से भी ज्यादा खेत की जुताई कर दी थी। अरे बाप रे, अब तो बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से खाना खा लेता हूँ। गोपाल अपनी रोटी का डिब्बा खोलता है और पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगता है। सब्जी की खुशबू दूर तक जा रही थी। रोशन जल्दी जल्दी गोपाल के पास आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाभी के हाथों से बने खाने का तो कोई जवाब नहीं है भाई। अरे जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना। हाँ 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 भाई, लो ना। लेकिन देखते ही देखते रोशन सारा डिब्बा खाली कर देता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, अरे भाई मुझे माफ करना, स्वाद स्वाद में तो मैं तुम्हारा सारा खाना खा गया। कोई बात नहीं भैया, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा। रोशन फिर अपने खेत में चला जाता है। वाह, मजा आ गया। अब आराम से सोता हूँ। इधर गोपाल फिर से खेतों में काम करना शुरू कर देता है और रोशन पूरा दिन आराम करता रहता है और शाम को थोड़ा सा काम करके घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल अपने खेत में मटर की फसल देख रहा था। मटर, सब पौधों में बहुत सारे मटर लगे थे, जिन्हें देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया मटर की खेती हुई है। अपने खेतों में खड़ा रोशन ये सब देख रहा था। अरे इस गोपाल के खेत में मटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई है और मेरे खेत में इतने कम मटर लगे हैं। अरे भाई, मेरे खेतों में तो बहुत अच्छे मटर की खेती हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे खेत में भी बहुत अच्छी फसल हुई है। तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में कुछ मटर बेच आते हैं। हाँ हाँ भाई, ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने मटर के ठेले लेकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार में अभी सीजन की नई नई मटर की फसल आई थी, इसलिए उसका दाम भी अच्छा था। देखते ही देखते दोपहर तक दोनों के सारे मटर बिक जाते हैं और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आकर रोशन अपनी पत्नी गायत्री से कहता है, अरे तुम जानती हो, इस साल बाजार में मटर के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और गोपाल के अलावा गांव में किसी ने मटर की फसल नहीं उगाई और उस गोपाल के खेत में तो मटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी से उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। तुम ना ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी जी। आधी रात को वो दोनों गोपाल के खेतों की ओर जाते हैं। वहां गायत्री एक मटर की बेल को तोड़ती है जो मटरों से भरी हुई थी। वाह, देखो तो ये मटर की बेल कैसे भरी है जी। इतने सारे मटर आए हैं इसमें। इसको बेचकर ना अच्छी कीमत मिल जाएगी। अरे इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अरे चलो चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे मटर तोड़ने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे मटर के पौधे उखाड़ देते हैं और मटर तोड़ लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे मटर अपने घर ले आते हैं।
और घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में सारे मटरों को छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह गोपाल जब अपने खेतों में जाता है तो वहां मटर न पाकर वो बहुत रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे मटर तोड़ लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी रोशन भी झूठा दिलासा दिलाने के लिए वहां आ जाता है। अरे, अब होने को कौन टाल सकता है भाई। एक काम कर, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भी तेरे साथ ही हूँ। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। गोपाल बाजार से नए बीज लाकर अपने खेत में फिर से बो देता है। इधर गायत्री रोशन से कहती है, अरे अब आप ना जल्दी से आ जाइए और बाजार में जाकर सारे मटर बेच दीजिए। सुना है बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिल रही है। सुनने में तो ये भी आ गया है कि गोपाल भाई ने और मटर लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो मटर अभी उग जाएंगे। जब तक उसके वो मटर तैयार होंगे ना, तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। हाँ। कुछ दिनों के बाद जब लोग मटर के लिए परेशान हो जाते हैं, अरे भैया कितने दिन हो गए हैं बाजार में मटर नहीं ला रहे, बताओ। ये बात रोशन सुन लेता है। अरे भैया, मैं तुम्हें कुछ मटर लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगे मिलेंगे, पूरे 200 रुपए किलो। अरे कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाना तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, तुम बस कल ले आना। रोशन खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी गायत्री को सारी बात बताता है। अरे तुम्हें पता है, आज बाजार में 150 रुपए किलो तक के मटर खरीदने के लिए भी लोग तैयार थे। मैंने तो कह दिया मैं मटर ले आऊंगा, लेकिन 200 रुपए से नीचे नहीं दूंगा। क्या 200 रुपए किलो मटर? अरे वाह, अब तो हमारे भाग ही खुल जाएंगे जी। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें मटर निकाल कर देती हूँ जी। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से मटर खा रहे होते हैं। अरे चूहा, अरे बचाओ जी, मुझे बचाओ। रोशन देखता है कि चूहों ने सारे मटर खा लिए थे। हे भगवान, मेरे सारे मटर खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा। दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ गोपाल अपनी पत्नी और बेटियों के साथ खाना खाने बैठा हुआ था। तो एक साधु वहां पर आता है जो बहुत भूखे थे। वो उनसे खाना मांगता है। किशोर अपने हिस्से की रोटी भी साधु बाबा को खाने को दे देते हैं। अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो गोपाल को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। गोपाल वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में मटर के छोटे छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं। अब मटर से वो सारे पौधे भर चुके थे। ये सब देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही पौधों से मटर तोड़ता है तो उसकी जगह नए मटर आ जाते हैं। ये देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। फिर उन मटरों को ले जाकर वो बाजार में बेच आता है। 200 रुपए किलो के हिसाब से गोपाल को बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी सुमन की शादी करवा देता है। एक दिन रात के अंधेरे में रोशन और गायत्री गोपाल के खेत में जाते हैं। अरे हमें जल्दी से इसके सारे मटर तोड़ने हैं और पौधों को भी बर्बाद कर देना है, ताकि इसके खेत में एक भी दोबारा मटर ना हो पाए। ठीक है जी, हम ना सब बर्बाद कर देंगे। गायत्री जैसे ही खेत में पैर रखती है तो उसे पौधे ने जोरदार करंट मारा और वो दूर जाकर गिरती है। अजी, अरे रे,
इसमें तो करंट है जी, मैं खेत में नहीं जा सकती। क्या करंट? रोशन इधर उधर देखता है। अरे लेकिन यहाँ तो कोई तार नहीं है, तो करंट कैसे आ गया? जी यहाँ पे करंट है, आप चलो हम घर चलते हैं। अरे देखने तो दो, यहाँ कुछ नहीं है। रोशन जैसे ही खेत में जाता है और मटर के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे भी जोरदार झटका लगता है और वो उछलता हुआ सीधे खेत से बाहर गिरता है। हाय रे, मर गया। ये गोपाल ने ना जाने खेत में क्या काला जादू किया है। दोनों जल्दी से उठते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। गोपाल अब बहुत खुश था क्योंकि जादुई मटर से सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं रोशन और गायत्री के पास अब पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था।